नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज किस क्लास में। और प्रस्तावना का दूसरा क्लास लेकर आ गया हूं मैं आप सभी के लिए। और पिछली वाली क्लास में हम सभी ने प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में जान लिया था। आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी ट्रिपल एसएससी पेट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट ही है। साथ ही आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। और ये वाला अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर मैं बात करूं प्रस्तावना के उद्देश्य की बारे की, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रियम्बल के बारे में बात करूं तो भैया जो प्रस्तावना के उद्देश्य हैं वो चार उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। और आज हम इनके बारे में जानने वाले हैं। न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, समता यानी कि इक्वालिटी, और बंधुत्व यानी कि फर्टर्निटी। इनके बारे में हम बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर न्याय क्या है। तो अगर मैं न्याय की बात करूं भैया, तो जो ये न्याय का कॉन्सेप्ट है ये रूसी क्रांति से लिया गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपसे कोई पूछे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, तो वो भैया रूसी क्रांति से लिया गया है, या आप कह सकते हैं रूस की क्रांति से लिया गया है। न्याय के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे सामाजिक न्याय होता है यानी कि सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय यानी कि पॉलिटिकल जस्टिस। ये तीन प्रकार के न्याय होते हैं। अब हम एक एक कर इन सभी न्याय के बारे में जानने वाले हैं। अगर मैं बात करूं सामाजिक न्याय की, तो जाति, धर्म व अन्य सामाजिक वर्गों के आधार पर राज्य में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है कि किसी की जाति, धर्म, लिंग आदि सब के आधार पर, यानी कि चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय यही कहता है, यानी कि सभी वर्गों को समान नजर से देखा जाएगा। और इसी को ही हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय यानी कि सोशल जस्टिस कहते हैं। और हमारी प्रस्तावना में यही उल्लेख किया गया है। अगर मैं बात करूं आर्थिक न्याय की, यानी कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, उनमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। वैसे इन रियलिटी देखा जाए तो जिसके पास रुपए ज्यादा होते हैं उसे ज्यादा क्या होती है, प्रायिकता मिल जाती है, या उसके काम जल्दी हो जाते हैं। तो ये भैया हमारे क्या है, सिस्टम की गड़बड़ी है। लेकिन जो हमारा संविधान है वो कह रहा है कि अमीर और गरीब सभी बराबर हैं। और संविधान तो यही बता रहा है, प्रस्तावना तो यही बता रही है कि हमें आर्थिक न्याय करना चाहिए, इकोनॉमिकल जस्टिस करना चाहिए, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान रूप से न्याय देना चाहिए, यही कह रहा है। अब जैसे कोर्ट की अगर बात कर ले, तो कोई अमीर है कोई गरीब है, तो क्या होता है वहां पर भैया कि वहां पर जो जज साहब है वो सबको समान मानकर ही निर्णय देते हैं। हालांकि जो अमीर होगा वो अच्छे वकील रख लेगा, गरीब जो होगा वो उतने अच्छे वकील नहीं रख पाएगा। तो ये तो भैया स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है, या आप कह सकते हैं कि जो गरीब है उसके पास धन नहीं है। तो ऐसा तो अपवाद इसके बहुत सारे हैं। लेकिन अगर हम बात करें संविधान की, तो जो संविधान है वो सबको बराबर ही देखती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं राजनीतिक न्याय की, तो मतदान करने का अधिकार हो गया। जैसे पॉलिटिकल जस्टिस क्या है कि कोई भी जनता का जो व्यक्ति है वो मतदान कर सकता है, वो चुनाव लड़ने का भी अधिकार रख सकता है, और वो राजनीतिक पार्टी भी बना सकता है। और इसी को हम क्या कहते हैं भैया, तो इसे हम राजनीतिक न्याय की कैटेगरी में रखते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर मतदान कर ले, उसका मन हो तो वो चुनाव भी लड़ ले, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता उसे प्राप्त हो, और वो राजनीतिक पार्टी भी बना ले, तो ऐसा न्याय क्या कहलाएगा, राजनीतिक न्याय कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जस्टिस कितने प्रकार के होते हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो पहला उद्देश्य हमने जान लिया कि भारतीय प्रस्तावना का जो उद्देश्य क्या है। तो पहला है कि न्याय की स्थापना करना, जिसमें सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो, यानी कि सभी वर्गों को सामाजिक न्याय मिल सके, आर्थिक न्याय मिल सके और राजनीतिक न्याय मिल सके। इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी की। और लिबर्टी की अगर मैं बात करूं तो ये जो लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता का शब्द है, ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। और बताया गया है कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। लिबर्टी कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। अब हम उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं लिबर्टी की बात करूं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करूं, तो पहला है विचार की स्वतंत्रता, यानी थॉट्स की फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट आप कह सकते हैं, या लिबर्टी ऑफ थॉट आप कह सकते हैं। विचार की स्वतंत्रता यानी कि आप कोई भी विचार अपने मन में रख सकते हैं, आप कुछ भी विचार कर सकते हैं, उस पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं है। और इसी को हम क्या कहते हैं, विचार की स्वतंत्रता कहते हैं। थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा जुकाम है। अगर मैं बात करूं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात करूं, तो आप कहेंगे कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्त में क्या होता है, अपनी बातों को किसी के सम्मुख रखना। तो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी कि हम कुछ भी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। पहले तो विचार हम सोच सकते हैं, चाहे जो सोचना चाहें। इसके साथ साथ हम जो कुछ सोचते हैं उसे व्यक्त भी कर सकते हैं जनता के सामने, या किसी को बता सकते हैं। यानी कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, किसी का विरोध कर सकते हैं, किसी का समर्थन कर सकते हैं, यही चीजें हैं। विश्वास की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ बिलीफ, यानी कि एक दूसरे पर विश्वास करना, विश्वास की स्वतंत्रता।
भी एक प्रकार की स्वतंत्रता है। फिर धर्म की स्वतंत्रता, हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, ये हमारे धर्म की स्वतंत्रता है। उपासना की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ वर्शिप, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, हम किसी भी प्रकार के हवन, यज्ञ, नमाज, ये सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता यानी कि पूजा करने की स्वतंत्रता। एक तो धर्म है और एक है पूजा करना, तो पूजा करने की स्वतंत्रता इसमें आती है और धर्म की स्वतंत्रता उसके ऊपर है फेथ। तो आप कहेंगे लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, ये सारी स्वतंत्रता प्रोवाइड करती है हमारी प्रस्तावना हम सभी को। अब इसके बाद मैं बात करूं समता, इक्वालिटी की बात करूं, तो यह भी कॉन्सेप्ट फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आपसे ये प्रश्न डायरेक्ट पूछेगा कि भारतीय प्रस्तावना में जो समता यानी कि इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आपसे पूछ ले स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। आपसे पूछा जाए कि न्याय का यानी कि जस्टिस का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है, तो वो रूसी क्रांति से लिया गया है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो भारतीय प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की चर्चा है। एक तो है भैया स्टेटस यानी कि प्रतिष्ठा, और एक है अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर। तो अगर मैं बात करूं प्रतिष्ठा, राज्य, अगर मैं बात करूं प्रतिष्ठा, तो इसमें कहा गया है कि राज्य प्रतिष्ठा की दृष्टि से आप सभी को समान मानेगा, यानी कि कोई भी गरीब है, कोई भी अमीर है, लेकिन जो राज्य है वो सबको समान दृष्टि से ही देखेगा, सबका स्टेटस वो समान देखेगा। आप चाहे जितने अमीर हो जाए, आपका स्टेटस चाहे जितना बड़ा हो जाए, लेकिन राज्य आपको समान स्टेटस से ही देखेगा। एक तरफ एक गरीब है, एक अमीर है, तो राज्य दोनों को समान ही मानेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, जैसे आपका एक स्टेटस है वैसे ही आपके घर में काम कर रहे नौकर का भी क्या है, स्टेटस है। यानी कि मान लीजिए आपके घर में एक नौकर कार्य कर रहा है और आप उसके मालिक हैं, तो जैसे आपका स्टेटस है, इंसान सोच लेता है मैं अमीर हूं तो मेरा स्टेटस ज्यादा है। भैया ऐसा कुछ नहीं है, सबका समान स्टेटस है। जैसे आपका एक स्टेटस है वैसे ही उस नौकर का भी स्टेटस है। हालांकि वो आपके घर में क्या है, एक नौकर है, लेकिन वह अपने घर में तो मालिक ही होगा। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल से समझा लूं कि ये आपका घर है, ये भैया आपका घर है, और ये आपका घर है। यहाँ पर रामू नाम का एक नौकर काम करता है। तो यहाँ पर भैया तो ये नौकर है, आपके घर में क्या है, ये नौकर है। ये मान लीजिए आपका घर है और आपके घर में क्या है, रामू एक नौकर है। आपके घर में रामू एक नौकर है, लेकिन शाम को जब वो अपने घर में जाता है रामू, तो अपने घर में तो वो मालिक ही होगा ना। अपने घर में क्या है, अपने घर में अपने बीवी बच्चों और फैमिली के जो सदस्य हैं, तो यहाँ पर तो ये मालिक ही होगा। वो आपके यहाँ काम आता है, काम करने आता है, तो नौकर है, वैसे वो अपने घर में मालिक ही है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए आपका नाम क्या है, शिव है, आपका नाम शिव है मान लीजिए, और आप किसी के ऑफिस में काम करने जा रहे हैं, तो वहां एक तरह की आप नौकरी ही कर रहे हैं, नौकर ही कर रहे हैं, तो वहां पर आप नौकर ही कहलाएंगे। चाहे आप जितने भी अमीर हो, लेकिन आप ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पर एक तरह से काम करने के लिए ही जा रहे हैं, तो वहां पर तो आप एम्प्लॉय होंगे, लेकिन घर पर आएंगे तो आप मालिक हैं। ठीक उसी प्रकार से इसलिए सबको समान मानना चाहिए। कई लोग वेटर्स को लगभग आप शब्द बोल देते हैं या नौकरों को उतना वो नहीं देते। हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। सबसे पहले अमीर गरीब होना एक तरफ है, सबसे पहले इंसानियत एक धर्म होता है। इंसानियत होनी चाहिए, सबको समान रूप से सबका सम्मान करना चाहिए। अगर कोई उम्र में बड़ा है, भले ही वो गरीब है, नौकर है, लेकिन उसे नमस्ते जरूर कर लेना चाहिए, उससे प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए। एटलीस्ट हम प्रणाम ना करें तो उसकी बेइज्जती तो ना करें। तो इसीलिए कहा गया है कि जो समता है, क्वालिटी, उसमें प्रतिष्ठा की चर्चा की गई है प्रस्तावना में, कि राज्य प्रतिष्ठा की दृष्टि से सभी व्यक्तियों को समान ही मानेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। हालांकि आपके घर में नौकर है कोई व्यक्ति, लेकिन वो अपने घर में मालिक ही होगा। ये एग्जांपल से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद अपॉर्चुनिटी यानी कि अवसर की समानता की चर्चा है, कि सरकार सभी को अवसर की समानता प्रदान करेगी, यानी चाहे जो अमीर हो या गरीब हो, सबको समान अवसर मिलेगा। चाहे नौकरी में हो, चाहे जहां किसी भी सुविधा में हो, उसमें किसी योजना में हो, सबको समान अवसर दिया जाएगा, यानी सभी वर्गों को समान अवसर देगी सरकार। ये समता में बात की गई है। इसके बाद हम बंधुत्व की बात करें, तो बंधुत्व कहने का मतलब कि नागरिकों के आपसी भाईचारे की भावना को जागृत करना। यानी प्रस्तावना का ये भी उद्देश्य है कि जो नागरिक हैं भारत के, वो उनमें क्या हो भैया, तो उसमें भाईचारे की भावना हो। और ये भी कॉन्सेप्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ न्याय की स्वतंत्रता जो है, सॉरी अगर मैं बात करूं न्याय, तो न्याय सिर्फ रूसी क्रांति से लिया गया है, और सारी चीजें कहां से ली गई हैं, तो फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है प्रस्तावना के उद्देश्य में। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अब मैं बात करूं अखंडता, एक शब्द आता है संविधान में, संविधान की प्रस्तावना में, जो बाद में जोड़ा गया था। तो अगर मैं उसकी बात करूं भैया, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, और इसकी अगर मैं बात करूं तो भारत के किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, यही अखंडता कहलाती है। यानी कि भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, और यही गुण क्या है, उसकी अखंडता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अखंड में क्या होता है, जो टूटे ना,
तो ऐसे ही भारत के राज्य इससे कभी टूट नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, और यही अखंडता है। तो ये चीजें हो गई, हमने प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में जान लिया और प्रस्तावना की प्रकृति भी जान ली। अब जो मैंने बुलेट पॉइंट्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने कहाँ से शुरू किया था, यहाँ पर आपको संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था। तो ये शब्द आपको ध्यान रखने हैं, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने डिटेल में सारी चीजें बताई थी धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष के बारे में। फिर प्रस्तावना के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रेम्बल, यानी प्रस्तावना के उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, इनके बारे में बता दिया है। अब हम बात करेंगे कुछ प्रमुख केसों के बारे में जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना पर भी केस हुआ था, अगर मैं बात करूं, एक केस आता है बेरू-बाडी केस 1960, और इसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो बेरू-बाडी केस 1960, परीक्षा में प्रश्न यहां से पूछा जाएगा डायरेक्ट कि 1960 के बेरू-बाडी केस आपसे परीक्षा में पूछेगा 1960 के बेरू-बाडी केस में क्या कहा गया, फिर ऑप्शन दे देगा बेरू-बाडी केस में क्या कहा गया। तो आपको ध्यान देना है कि 1960 के बेरू-बाडी केस में सुप्रीम कोर्ट एससी लिखूं तो आप समझ जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एससी ने कहा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना जो है, प्रेम्बल जो है, वो संविधान का भाग नहीं है, और इसलिए क्योंकि ये संविधान का भाग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। संशोधन उसी में होता है जो संविधान का भाग होता है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो साथ ही आपको ध्यान रखना है कि बेरू-बाडी केस 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसकी चर्चा है, अतः इसमें संशोधन नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग नहीं है, इसलिए इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हुआ भैया गोकुलनाथ केस 1967, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा या माना कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है तथा यह अपरिवर्तनीय है। देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे बदल रहा है। पहले वाले 1960 वाले केस में, जो कि बेरू-बाडी है, बेरू-बाडी एक जगह है बेरू-बाडी, तो बेरू-बाडी केस में कहा कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन फिर 1967 में होता है गोकुलनाथ केस। इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, या आप कह सकते हैं प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, लेकिन यह अपरिवर्तनीय है। इसमें भैया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कि संविधान की आत्मा है प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, परंतु इसमें संशोधन नहीं कर सकते। इसमें क्या कहा कि संशोधन नहीं कर सकते भैया, अभी भी इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो 1967 के गोकुलनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा तो है, लेकिन हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, या यह अपरिवर्तनीय है, कहने का मतलब इसमें संशोधन नहीं कर सकते। फिर इसके बाद एक फेमस केस आता है केशवानंद भारती केस, बहुत डिटेल में नहीं जानना है, फिर हमें कोर पॉइंट ध्यान रखना है कि क्या कहा गया था। तो इस केस में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन कर सकते हैं। यानी कि केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की अंग है, संविधान का अंग है, और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है कि बेरू-बाडी केस में पहले क्या हुआ कि संविधान, जो सुप्रीम कोर्ट था, उसने यह नहीं माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरे में कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, लेकिन इसमें संशोधन नहीं कर सकते, और तीसरे में ये मान लिया कि प्रस्तावना संविधान का ही अंग है और इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, जो कि केशवानंद भारती केस था। तो परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूं तो कुछ और चीजें हम जान लेते हैं कि प्रस्तावना में कौन कौन से संशोधन हुए। तो भारत के प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी जी बनी तो उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था, जिसे हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं, या सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी कहते हैं। इस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। एक सबसे बड़ा संशोधन माना जाता है 42वां संविधान संशोधन, जिसमें संविधान में बहुत सारे बदलाव हुए थे, और इस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया जाता है 1976 में। और 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द और जोड़े जाते हैं। कौन कौन से? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तीनों शब्द नए जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। परीक्षा में डायरेक्ट यहां से प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में
3 शब्द जोड़े गए थे। तो आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन। और भी पूछ सकता है कि 42वें संविधान संशोधन में इनमें से कौन सा शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो आपसे पूछ लेगा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। तो ये तीनों शब्दों के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, तो ये आपको पता होगा। ये प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन था, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये अंतिम बार भी संशोधन है, यानी कि केवल एक बार ही भारतीय प्रियम्बल में, यानी कि भारतीय प्रस्तावना में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुए हैं। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि प्रियम्बल संविधान का भाग है तथा संशोधनीय है, लेकिन कोर्ट में वाद योग्य नहीं है, यानी कि इसे लेकर आप कोर्ट में केस वोस नहीं कर सकते, इसमें कोर्ट में ये वाद योग्य नहीं है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारतीय प्रस्तावना जो है, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है, वो किस देश से ली गई है। तो आप कहेंगे जो अवधारणा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ली गई है। लेकिन जो प्रियम्बल की भाषा है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान की भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि भैया प्रियम्बल कहाँ से लिया गया है, तो वो तो अमेरिका से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन जो प्रियम्बल की भाषा है, भारतीय संविधान की प्रियम्बल की जो भाषा है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ प्रमुख कथन है जो संविधान की प्रस्तावना है उसके संदर्भ में, और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा, तो आप कहेंगे ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा, तो आप कहेंगे ठाकुरदास भार्गव। यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, किसने कहा, तो सुभाष कश्यप ने कहा। प्रस्तावना राजनीति जन्मपत्री है, के.एम. मुंशी ने कहा, यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, यानी कि आप कह सकते हैं प्रस्तावना राजनीति जन्म कुंडली है। हॉरोस्कोप में क्या होता है, जन्मपत्री। जो जन्म होता है हिंदू धर्म में तो जन्म कुंडली बनती है, यानी कि प्रस्तावना राजनीति की जन्म कुंडली है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, किसने कहा, तो एन.ए. पालकीवाला ने कहा। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, तो भैया अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था, अयंगर नहीं है, अय्यर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भैया ये 4-5 कथन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा, तो ठाकुरदास भार्गव। यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, सुभाष कश्यप जी ने कहा था। संविधान जो प्रस्तावना है वो राजनीति जन्मपत्री है, के.एम. मुंशी जी ने कहा था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। और प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, वो एन.ए. पालकीवाला ने कहा था। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा था। इतनी चीजें हो गई हैं आज के इस क्लास में। प्रस्तावना एकदम कंप्लीट रूप से क्लियर हो गया है, ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया है मात्र 2 क्लासेस में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन भैया पहले जुड़ो और अच्छे से पढ़ो। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं क्लासेस भी रेगुलर आऊंगा। धन्यवाद।